बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन 10 to 16 फरवरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है, ईरान मार्क 45 इयर्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब 45 इयर्स ऑफ रेवोल्यूशन, अब देखिए बड़ी मजे की चीज है। अगर मैं आपको ना भी बताऊं कि 1979 में ईरान की रेवोल्यूशन हुई थी, तो आप लोगों को इतने टैक्टिक्स होने चाहिए, इतने मेरे लेक्चर्स लेने के बाद, जो कि आप लोग मेरे लेक्चर्स नहीं सुनते, तो फिर भी मैं कहूंगा इतने लेक्चर्स देने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर आपको एक चीज का नहीं पता, बट हम स्टेटमेंट पढ़ के तुक्का लगा सकते हैं या हम उसमें से कोई ना कोई आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2023 माइनस 2024 माइनस 45 जो है वो 1979 इसका राइट आंसर बनता है। तो ईरान की रेवोल्यूशन को कितने साल हो गए? 45। अब करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अब आप लोग ऑटोमेटिकली एक बार पक्का अपने माइंड में बिठा लें कि अब 45 साल हो चुके हैं, तो अगला साल ऑटोमेटिक 46 और 50 इयर्स का ऑलरेडी आप लोग अपने माइंड में पहले ही बैकअप बना के रखें कि 50 साल जो जुबली है वो कब होगी 1979 रेवोल्यूशन की। यानी अगला जो 2029 है उसमें इसके 50 इयर्स होंगे, जो एक बड़ा इवेंट होगा, इसको वो सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें बड़ी मजे की चीज है, जब ईरान की रेवोल्यूशन हुई तो उस वक्त इनका जो लीडर था वो कौन था? ओवर थ्रू यूएस बैक, मतलब यूएसए की पुष्ट पनाही वाला बंदा, शाह मोहम्मद रजा पहलवी। तो आपको अभी इनमें से दो क्वेश्चन मेन अभी तक हमने क्या किए कि रेवोल्यूशन कब हुई? 1979 में। किस कंट्री की? 1979 में ईरान की। 50 इयर्स कब होंगे? 2029 में। जब रेवोल्यूशन हुई तब लीडर कौन था? शाह मोहम्मद रजा पहलवी, और इसको यूएसए की पुष्टपनाही हासिल थी। अब जो इस टाइम लीडर है और जब रेवोल्यूशन हुई तब लीडर, इसको सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। बहुत मजे की ट्रिक बताने लगा हूं, थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज समझ आ जाएगी। भाई, खोमनी, KHOMENI, खोमनी, ठीक है? तो खोमनी में ओ आ रहा है, ओ फॉर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड। और खेमनी, KHEMINI, ई फॉर इमरजेंट आप कह लें। तो इमरजेंट कौन होता है? जो इस टाइम इमर्ज कर रहा है। तो सिंपल आपने याद रखना है, होमनी वर्ड जब आए, ओ वाला, ओ फॉर ओल्ड, वो पहला ईरान का सुप्रीम लीडर था रेवोल्यूशन के बाद। और खैमनी, ई इमरजेंट जहां पे आएगा तो वो अब का सुप्रीम लीडर है। तो कितनी मजे की बातें बता दी, तीन लीडर्स के नाम। जब रेवोल्यूशन हुई उससे पहले कौन? मोहम्मद रजा पहलवी। ओल्ड होमनी जब रेवोल्यूशन हो चुकी 1979 में। और अब इमरजेंट ई खैमनी, जो अब का सुप्रीम लीडर है। अब बात चल रही है रेवोल्यूशंस की, इलेक्शंस की आजकल हो रहे हैं। तो बताता चलूं, इंडोनेशिया इलेक्शन ऑन 14 फरवरी। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी का लेक्चर था। उसमें बताया था कि तीन डेमोक्रेसी बहुत बड़ी हैं और पाकिस्तान की पांचवी बड़ी डेमोक्रेसी है, आपको पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया के इलेक्शंस की डेट मत याद करें बेशक, बट आपको पता हो कि इंडोनेशिया के इलेक्शंस भी 2024 में हुए। इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, पहली, दूसरी, तीसरी बड़ी डेमोक्रेसी, पाकिस्तान पांचवी। डियर स्टूडेंट, जब भी रैंकिंग की बात आए, आर्म एक्सपोर्टर की बात आए, कोई भी चीज की बात आए, रैंकिंग स्पेशली, तो आपको पहले तीन और पाकिस्तान की रैंकिंग लाजमन पता होनी चाहिए।
अब इंडोनेशिया कंट्री है जो कि अपना कैपिटल चेंज कर रहा है जकार्ता टू नुसेंतरा। अभी वो चेंज कर रहा है, और नुसेंतरा कहां पे है? बोर्नियो आइलैंड में। बोर्नियो आइलैंड है तो इंडोनेशिया का हिस्सा, बट बोर्नियो आइलैंड किस ओशियन में आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। तो कितनी मजे की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कौन कौन से किए। अब एक अलग एमसीक्यू है, बोर्नियो आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? पैसिफिक ओशियन। बोर्नियो आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंडोनेशिया। विच कंट्री रिसेंटली इज ट्राइंग टू चेंजिंग इट्स कैपिटल? इंडोनेशिया। कैपिटल कौन सा? जकार्ता टू नोसेंतरा। यूके, यूएसए, इंडिया, इनके इलेक्शन 2024 में होने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड इन 2024। बांग्लादेश 7 जनवरी, शेख हसीना वाजिद जो हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो बनी। बांग्लादेश 7 जनवरी, और पाकिस्तान सबको याद है 8 फरवरी। इंडिया यूएई एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉरिडोर। आजकल मिस्टर मोदी जो हैं वो यूएई गए हुए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें कितनी फेडरेशंस हैं, यानी इसकी कितनी स्टेट्स हैं यूएई की? 7। और लेटेस्ट स्टेट हु ज्वाइंड यूएई रासुल खैमा। तो इंडिया के मोदी साहब यूएई का विजिट करने गए हैं, और ट्रेड कॉरिडोर पे उन्होंने बात की। मैं आपको यहीं पे बता दूं कौन सा कॉरिडोर। याद करें मेरे कुछ अरसा पहले के लेक्चर्स कि G20 की मीटिंग, समिट, कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। और उसमें उन्होंने एक रूट बनाया कि यूरोप टू मिडल ईस्ट, यहां पे लिखा हुआ है टू इंडिया। ठीक है, इस रूट का उन्होंने स्पाइस कॉरिडोर भी रखा। ये कब तय हुआ? G20 की मीटिंग। G20 की मीटिंग कहां पे हुई? इंडिया में। कौन सा कॉरिडोर? यूरोप टू मिडल ईस्ट टू इंडिया। तो ये कॉरिडोर की फाइनल बातें तय करने के लिए मिस्टर मोदी साहब ने यूएई का विजिट किया। लार्जेस्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह किया यूएई में। तो यूएई में इंडिया का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह हो गया। और यूएई कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा इंडिया के लोग जो है वो काम करते हैं। राम टेंपल, हम टेंपल की बात कर रहे थे, राम टेंपल पिछला थोड़ा सा रीकैप ले लें। राम टेंपल कहां पे बनाया? बाबरी मस्जिद की जगह पे। बाबरी मस्जिद कब शहीद की? दिसंबर 1992 में। कौन सी स्टेट में है? अयोध्या स्टेट में है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इर्दुगान तुर्की के, अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट, विलियम बर्न्स सीआईए के हेड, डेविड बर्निया मुसाद इसराइल की सीक्रेट एजेंसी के हेड, अबाउट इसराइल लैंडेड इन कायरो। भाई मैंने भी ये बातें, ये करंट अफेयर्स को चेंज मैंने क्यों किया? ताकि आपको हर बात की समझ हर तरीके से आए। अगर वो प्रेसिडेंट्स के नाम पूछे तब भी आपको आते हो, अगर वो कंट्रीज के नाम बताए तब आपको उनके प्रेसिडेंट्स के नाम आते हो। अब एक्चुअली न्यूज उसने क्या दी थी? तुर्की, इजिप्ट, सीआईए हेड एंड मुसाद हेड मेट इन इसराइल फॉर इसराइल रेड इन फलस्तीन लैंडेड इन कायरो। मतलब कायरो में उतरे, कायरो समिट हुआ। अब ये समिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको कंट्री और उनके प्रेसिडेंट्स के नाम पता हो। सीआईए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए विलियम बर्न, और मोसाद सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल डेविड बर्निया। तो ये आप लोगों को पता लगा कंट्रीज और उनके हेड्स जो उनके रिलेटेड थे कहां पे इकट्ठे हुए? कायरो में इकट्ठे हुए। योको ओनो, योको ओनो इज द म्यूजिक आर्टिस्ट, वर्ल्ड मोस्ट फेमस अननोन आर्टिस्ट। तो क्वेश्चन वो देगा एमसीक्यू में, हु इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस अननोन आर्टिस्ट? इट्स
योको ओनो फीमेल। अब इसमें वो क्या लाइन बताता है, एवरीवन नोज हर नेम बट नो वन नोज अबाउट व्हाट शी डज, मतलब उसका मेन काम क्या था, कहां कहां पे क्या था। बट इन्होंने इसकी एग्जीबिशन भी मुनक्कद की कि योको ओनो को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपको एमसीक्यू मिल गया है कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस अननोन आर्टिस्ट कौन है। Trump suggested USA might not protect countries that didn't spend enough about NATO। तो भाई ट्रंप आजकल तनकीद के नजर में है, लानतों का रुख इसने अपनी तरफ मोड़ लिया है बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। कि भाई ट्रंप ने क्या कहा कि भाई जो नेटो में 31 ममालक हैं उनमें जो बड़े बड़े ममालक हैं वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी ममालक जो है वो कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो नेटो को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो नेटो कितने ममालक में मुश्तमिल मिलिट्री अलायंस है, 31 ममालक पे। और मेन कंट्री जैसा यूके हो गया, जिस यूएसए हो गया, ये कंट्री जो है ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो ट्रंप कहता है भाई कम स्पेंड करना चाहिए हमें इसके ऊपर, और नेटो वाले कंट्री जो है इसके अगेंस्ट हो गए हैं। Russia Putin signs law to seize assets of those persons who discredit military। अब ये नेटो में यूक्रेन का मसला क्या था कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था। डेट आपको याद होनी चाहिए पूरी एग्जैक्ट। अब यूक्रेन पे क्यों हमला किया, दो तीन रीजन थी। डॉनबास एक डिस्प्यूटेड एरिया है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तो रशिया जो है वो डॉनबास लेना चाहता है। एक बात, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो, बल्कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन वापस नेटो रशिया में शामिल हो जाए, नेटो में शामिल नहीं हो। तो भाई रशिया ने कहा कि जो भी उसके कंट्री के खिलाफ, उसकी मिलिट्री के खिलाफ बात करेगा उसके एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली इसमें इस लाइन में क्या देगा, विच कंट्री साइंस लॉ टू सीज एसेट्स हु डिस्क्रेडिट मिलिट्री। भाई पाकिस्तान पे क्लिक मत कर देना, आपस की बात है, आपने रशिया पे क्लिक करना है क्योंकि पाकिस्तान में आपको कोई डाला लेने आ जाएगा। वैगनर चीफ येवगेनी क्रैश इन रशिया। कुछ अरसे पहले मिलिट्री, प्राइवेट मिलिट्री वैगनर उसका नाम था, उसका चीफ जो है वो रशिया की इस पॉलिसी के खिलाफ था। ठीक है, तो उसने भाई क्या किया, आपको जो येवगनी है उसमें जो है उसने उसको मार दिया, क्रैश कर दिया जो है। रशिया के हेड ने कह दें या रशिया की मेन अथॉरिटीज ने कह दे, बट हमारे लिए एमसीक्यू बन गया कि वैगनर चीफ जो है कौन थे, येवगनी, मर गए रशिया में। वैगनर क्या है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ रशिया। यूएई टू डेवलप लैंड ऑन इजिप्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे का मैप के साथ आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूं कि यूएई जो है वो मिस्र की लैंड पे एक बीच बनाना चाह रही है। जैसे यूएई ने अपनी बनाई हुई है वैसे ही वो इजिप्ट के साथ माहिदा करने जा रही है। इजिप्ट क्योंकि क्राइसिस में चल रहा था पैसों की वजह से, तो यूएई उसको पैसा इन्वेस्ट कर देगी। अब हम चलते हैं तमाम मैप की तरफ। तो ये जो सर्कल बनता नजर आ रहा है, इट इज द पोजीशन ऑफ यूएई कंट्री। ये जो रेड लाइन लगी है ये इजिप्ट कंट्री की लोकेशन, और उसने एरो की करके बताया भी हुआ है इजिप्ट कंट्री की लोकेशन के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये जो एरो की है ये मेडिटेरेनियन कोस्ट है इजिप्ट वाली साइड की, मतलब किस साइड पे जो यूएई है वो इन्वेस्ट करेगा या बीच बनाएगा। अब ये उसने इस साइड पे क्यों बीच बनाई, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज भी फिर आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और एशियन कंट्री भी। एक्चुअली इस बीच का फायदा क्या होगा कि यूरोप के लोग ज्यादा अटेम्प्ट होंगे इस चीज की तरफ, क्योंकि यूएई ऑलरेडी टूरिज्म इंडस्ट्री से कमा रहा है। अब मेडिटेरेनियन सी आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इजिप्ट के साथ आपको रेड सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये एरो की बताती है कि सुइज किनाल जो है
वो मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में मिलाती है। विच कैनाल मीट्स द मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी? सुइज कैनाल। सुइज कैनाल बिलोंग्स टू इजिप्ट एंड इजिप्ट इज द कंट्री which connects both with the Asia and Africa। जैसे तुर्की है जो एशिया और यूरोप के साथ कनेक्ट है, तो इजिप्ट एशिया और अफ्रीका के साथ कनेक्ट है थ्रू सिनाई पेनिनसुला, SINNAI, सिनाई पेनिनसुला के थ्रू। कीनिया केल्विन किप्तम मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डाइड इन एक्सीडेंट। भाई अब कीनिया के स्पोर्ट्समैन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। केल्विन किप्तम जो है वो मर गए हैं एक्सीडेंट में। व्हाट इज द मैराथन? भाई मैराथन जो है वो 42 किलोमीटर्स और 26 माइल्स, दोनों आपको याद होना चाहिए। 26 माइल्स एंड 42 किलोमीटर लंबी रेस का नाम है। यार बड़े मजे की चीज बताऊं आपको, मैराथन की हिस्ट्री क्या है। जंग हो रही थी तो एक आदमी ने 42 किलोमीटर भाग के सफर किया कि भाई हम लोग जंग जीत गए हैं। उसकी याद में जो है वो मैराथन रेस मुनक्कद की जाती है। बात हो रही है स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया वन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया। तो कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसके वर्सेस इंडिया? इन साउथ अफ्रीका। अब मैंने तीनों बातें क्यों बताई इतनी डिटेल से? जब भी कोई मैच होगा तो विनर, रनर, वेन्यू, ये तमाम तीनों चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था अंडर 19 क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ कहां पे? साउथ अफ्रीका में। आइवरी कोस्ट वन एफकॉन वर्सेस नाइजीरिया। इसे पिछले न्यूज में मैंने आपको बताया था किन के दरमियान फाइनल्स होते जा रहे हैं। अगर मैं करंट अफेयर रेगुलर देखता है तो आइवरी कोस्ट वन कर गया है एफकॉन। कतर वन एशियन कप वर्सेस जॉर्डन, और एफकॉन आइवरी कोस्ट में ही हो रहा था और एशियन कप फुटबॉल का कतर में ही हो रहा था। यह भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व रेड सी क्राइसिस। रेड सी क्राइसिस में बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं कि रेड सी, अब इसमें एजेंसीज कूद पड़ी हैं कि भाई हम लोग बचा सकें। अब मजे की बात देखें कितने डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं कि भाई एजेंसी जो हैं वो फलस्तीन के हमले से नहीं रोक रही, बट जो ऊट पटांग चीजें हैं उनसे मुसलमानों को जरूर रोक रही हैं भाई ये चीज ऐसे ना हो वैसे ना हो। यही कुव्वत अगर वो उधर लगाए फलस्तीन और इसराइल पे तो क्या पता जो है हमारे मामलात जल्दी हल हो जाए। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये जो समुद्र में ट्रेड वगैरह को, मरीन लाइफ को सेव करती है, वो IMO, और इसका हेडक्वार्टर यूके इंग्लैंड में है। तो IMO किस चीज की एब्रिविएशन है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन, यूके में। 12% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड अफेक्टेड टू रेड सी क्राइसिस। 12% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो है वो अफेक्ट हुई है। ये फिगर आप लोगों को याद होना चाहिए। अब कौन कौन सी एजेंसी इस बारे में कूद चुकी हैं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भाई सी से क्या बनता है? कॉन्फ्रेंस बनता है इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। वान गजा कॉन्फ्लिक्ट एंड रेड सी अटैक्स में अफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो भाई चार एजेंसीज हमें PPSC, FPSC, KPPSC, SPSC, BPSC का डाटा मिल गया, उनकी लड़ाई हो रही है और यहां इन्होंने हमें वक्ता डाल दिया भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमने उसको प्रिपेयर भी कर लिया कि भाई IMO को हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन, यूके इंग्लैंड में। UNCTAD C फॉर कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहां पे हेडक्वार्टर है? जिनेवा में। बाकी IMF और WB का आप लोगों को पता है। France announced to cancel birthright citizenship on French Indian Ocean island of
मायोटे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि कॉलोनियलिज्म का एक वर्ड यूज होता है कि क्या होता था, यूके बर्तानिया जैसे बरसकीर वाली साइड पे आया और इन्होंने यहाँ पे आके कॉलोनियां बना ली और होल्ड कर लिया। ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने डिफरेंट जगहों की सैरें की, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के पास, और वहां पे कॉलोनियां बना ली और उन इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। तो भाई मायोटे किधर है और क्या चीज हुई, एक्चुअली हमें ये नहीं जानना कि भाई बर्थ राइट क्यों कैंसिल हुए किस वजह से, बट हमें ये पता हो व्हाट इज द मायोटे एंड वेयर इट इज लोकेटेड। तो भाई यहाँ पे सर्कल बन रहा है, इट इज द मायोटे एंड इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका रीजन। मायोटे किसके पास है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है। ये मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक, तंजानिया, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, और मायोटे जो है ये किसके अंडर है, फ्रांस के अंडर है। तो मेन एमसीक्यू क्या है, मायोटे किधर है और किस कॉन्टिनेंट के पास है, और मायोटे किसके अंडर है। अब इसके पास कोमोरोस आइलैंड आपको नजर आ रहा होगा, ये आजाद हो चुका है, ये भी पहले फ्रांस के अंडर था। अब इन दोनों के नीचे मोजाम्बिक चैनल नजर आ रहा है, इट इज द वाइडेस्ट स्ट्रेट, STRAIT, ऐसा पानी का चैनल जो दो बड़े पानी के एरियाज को आपस में मिलाता हो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो मोजाम्बिक चैनल इज द वाइडेस्ट स्ट्रेट, खुली, बहुत खुली स्ट्रेट इन दी वर्ल्ड। मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट किन दो कंट्रीज के दरमियान में है, मोजाम्बिक ऑफ अफ्रीका एंड मेडागास्कर ऑफ अफ्रीका। मेडागास्कर कंट्री इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ये भी पता होगा, अब अफ्रीका में लोकेटेड है। ये एमसीक्यू भी आपको करवा दिया। दुबई, आजरबाईजान एंड ब्राजील, तीन कंट्री या तीन चीजों को मिला के क्या कहते हैं, ट्रोइका। ट्रोइका टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द सेल्सियस, सेल्सियस इज द मेजरिंग यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर जो हैं मेजरिंग यूनिट्स हैं। ये आपको एवरीडे साइंस की बात बता दी। सेंटीग्रेड, केल्विन और इसके अलावा फ़ारेनहाइट क्या चीज है, जैसा कि नॉर्मल इंसानी टेम्परेचर कितना है, 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.5 फ़ारेनहाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जीके बताया कि 98.5 फ़ारेनहाइट या 37.7 जो है सेंटीग्रेड। सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं और सी से शो करते हैं। अब वापस आते हैं इसी बात की तरफ कि दुबई, आजरबाईजान और ब्राजील, तीन कंट्रीज ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये तीन कंट्रीज क्यों ज्वाइन किया आपस में, COP28 दुबई में हुई थी, COP27 इजिप्ट में हुई थी, COP29 आजरबाईजान 2024 में होगी, COP30 ब्राजील 2025 में होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ईरान की बात कर रहे थे कि भाई 50 साल जुबलीस कब आएंगे, हमने याद कर लिया। तो COP28 याद कर लो, अगली आप लोगों को ऑटोमेटिकली होती जाएंगी कि COP29 आजरबाईजान, COP30 जो है वो ब्राजील 2025 में। टू मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज, जापान एंड यूके फॉलन। मैंने पहले ही बताया था एक न्यूज में कि पहली यूएसए और दूसरी चाइना, और इंडिया 5वें नंबर पे आ चुका है यूके को पीछे करके। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि वर्ल्ड रैंकिंग इकोनॉमीज में मेन क्या है और इंडिया का नंबर कौन सा आ रहा है। UN, United Nations named Living Indus Initiative one of the 7 United Nations World Restoration Flagship Program। दुनिया में वर्ल्ड को रिस्टोर करने के लिए 7 प्रोग्राम को यूएनओ ने सिलेक्ट किया, उनमें से माशाल्लाह पाकिस्तान का भी एक आ गया, लिविंग
इंडस इनिशिएटिव। व्हाट इज लिविंग इंडस इनिशिएटिव? भाई दरियाए सिंध की जो जमीनी इलाका नजदीक वाला है, जो दरियाई इलाका दरियाए सिंध का है, जो दरियाए सिंध की मैरीन लाइफ, मैरीन एनिमल्स हैं लाइक इंडस डॉल्फिन इज रिलेटेड टू रिवर इंडस, ठीक है, और ब्लाइंड डॉल्फिन इज रिलेटेड टू रिवर इंडस। इनके बचाव का और इनकी एहतियात का और दरियाई लाइफ खराब ना हो, दिस इज द लिविंग इंडस इनिशिएटिव। इंशाल्लाह ऐसे करंट अफेयर बात तारीफ की नहीं है, बट ऐसे कोई भी नहीं आपको बताएगा विद जीके और विद छोटी सी डिटेल के साथ, ताकि आपको लाइफ टाइम वो चीज याद रहे। तो लिविंग इंडस इनिशिएटिव क्या है? दिस इज वन एमसीक्यू, टू प्रोटेक्ट रिवर इंडस, और वन ऑफ द 7 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन प्रोग्राम। वो कहेगा विच पाकिस्तानी प्रोजेक्ट इज अंडर यूएन रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो आपने लिविंग इंडस इनिशिएटिव पे टिक करना है। वाटर स्कैर्सिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, पाकिस्तान वांट्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई वाटर स्कैर्सिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि भाई जो दरियाए सिंध का मुआहिदा है वो अफेक्ट हो रहा है, इंडिया खिलाफ वर्जी कर रहा है। मैंने एक ट्रिक बनाई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो आई फॉर इंडस, सी फॉर चनाब और जे फॉर जेहलम, ये दरिया जो हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में है। रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया के हिस्से में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यादगारे गालब बाय अल्ताफ हुसैन हाली इन 1897, ये जो है यादगारे गालब किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। अच्छा क्यों लिखी थी? भाई इसलिए इसने लिखी थी कि अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो सर सैयद अहमद खान को ज्यादा फोकस करते थे, तो इसलिए उन्होंने यादगारे गालब जो है वो लिखी थी। और कब लिखी? 1897 में। रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, करंट अफेयर्स का, CSS का, PMS का, और बड़े मजे से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, और आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, तो वो ये वाली चीज है, रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। भाई अब ये क्या चीज है? कंट्रीज को किन लिहाज से किस कैटेगरी में डाला जाता है? सबसे अच्छी कैटेगरी फुल डेमोक्रेसी, और कौन से कंट्रीज हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड। फुल डेमोक्रेसी मतलब बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फ्लॉड डेमोक्रेसी इसे निचली सतह, और इंडिया लाइज अंडर दिस कैटेगरी, फ्लॉड डेमोक्रेसी। हाइब्रिड मतलब फुल और फ्लैट के बीच में, और तीसरे नंबर पे कैटेगरी अब लो आ रहे हैं, मतलब हाई टू लो आ रहे हैं, हाइब्रिड रेगाइम्स वो कहलाता है, या रिजीम भी आप कह सकते हैं इसे। एथोरिटेरियन, अथॉरिटेरियन रिजीम पाकिस्तान इसके अंडर आ रहा है, ठीक है, मतलब इन सबसे निचली सतह आप कह लें जो इन डेमोक्रेसी की है, फुल, फ्लैट, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन जो है पाकिस्तान किसके अंडर है? अथॉरिटेरियन के अंडर है। लोअर वन यानी सबसे नीचे, दुनिया में सबसे नीचे डेमोक्रेसी में कौन है? नॉर्थ कोरिया, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शंस की बात हुई, डेमोक्रेसी की बात हुई, तो इस बार टर्न आउट क्या रहा, मतलब वोट कास्टिंग रेशियो क्या रही? 52% 2018 में थी, और पाकिस्तान में 2024 में 48% रही। ओवरऑल वोटर्स की तादाद बढ़ी, लेकिन टर्न आउट कम रहा, 48%। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो कि वो 2024, 25, 26, 27, 28 तक जाके वो पूछ सकता है, जब तक इलेक्शन अगला ना हो जाए। भाई ये कौन मैयर करता है? फाफिन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। कौन मैयरिंग करने वाला है? दो एब्रीविएशन, फाफन क्या है, टर्नआउट क्या रहा 2018 में, टर्नआउट क्या रहा, टर्नआउट क्या रहता है, ओवरऑल वोटर्स की तादाद
किस इलेक्शन में बढ़ी? 2024 में बढ़ी। मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन ऑफ अबू धाबी डायलॉग, व्हाट इज द अबू धाबी डायलॉग? 2018 में बनने वाला फोरम कॉपरेशन इन एशियन कंट्रीज ऑफ लेबर ओरिजिन। तो अबू धाबी डायलॉग क्या है? ऐसे क्वेश्चन पीपीएससी तो लाजम पूछता है कि भाई लेबर ओरिजिन के मतलब फोरम अबू धाबी डायलॉग, इसकी मीटिंग कहां पे हुई? यूएई में। और ये बना कब था? 2008 में। और इस टाइम करंट हेड इस अदारे का कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान गेट्स 3 लाख डोजेज ऑफ फाइजर जो वैक्सीन है कोरोना के अगेंस्ट। दिसंबर 2019 में, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते जाएं, कोरोना का केस आया था वुहान चाइना में। इस टाइम कौन सा वेरिएंट चल रहा है? GN.1 इन दिसंबर 2023। फर्स्ट केस पाकिस्तान में कब आया था? लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2020। मैंने फरवरी के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से, करंट अफेयर्स के लिहाज से तमाम वो बातें बताई जो आपका जीके भी इंप्रूव करे और करंट अफेयर भी। भाई थोड़ा सा एग्रीकल्चर को देखते जाते हैं। इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर की एब्रिविएशन क्या है? सिमिट। इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर को क्या कहा जाता है? सिमिट कहा जाता है। इंटरनेशनल अदारा है और इसने मेज मकई की 20 हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हैं, हाइब्रिड्स बना रही है। वैरायटीज नहीं कहना, हाइब्रिड्स कहना है। तो भाई किसने बनाए? सिमिट ने। इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर पाकिस्तान के लिए और अदर साउथ एशियन 4 कंट्रीज के लिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको एब्रिविएशन बताई और किसके हाइब्रिड्स बताए? मेज के आपको हाइब्रिड बताए। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक। पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएई फैसल नियाज। कहां से पता लगा हमें? अबू धाबी डायलॉग से। हेड ऑफ आईएमओ आर्सेनियो, भाई इंपॉर्टेंट है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? लंदन यूके में। आर्सेनियो आप याद रखें। यूएन रवा, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एक्टिविटीज फॉर फलस्तीन, चीफ कौन है? फिलिप लेज़ेरिनी। क्यों बता रहा हूं ये बात? भाई ये आजकल इसराइल क्या कोशिश कर रहा है कि UNRWA को डिसमेंटल खत्म कर दे। बहुत अफसोसनाक, बहुत अफसुर्दा बातें, ताकि रहती खूती जो इमदाद है वो भी ना मिले। तो यूएन रवा का चीफ कौन है? फिलिप है। रिलीफ एंड वर्क एक्टिविटी फॉर फलस्तीन। IMF हेड क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, फीमेल है। लाजमन पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया का क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे तो प्रीवियस या एक्स प्रेसिडेंट कौन थे? जोको विदोदो इसके प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन और क्विक टेस्ट आप लोगों का। फॉल्कलैंड आइलैंड्स जो हैं, फॉल्कलैंड आइलैंड कहां पे हैं? अर्जेंटीना और यूके के डिस्प्यूटेड हैं। व्हाट इज द डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके? फॉकलैंड आइलैंड। और फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। एंड फॉकलैंड वार कब हुई थी? 1982 में। पास्ट पेपर क्वेश्चन है। पाकिस्तान क्लोज हिज स्कूल्स ऑन 13 मार्च 2020। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में आया हुआ है। उसने ऑप्शन बहुत क्लोज दी, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। तो आपको पता हो 13 मार्च को पाकिस्तान ने स्कूल अपने क्लोज किए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यूएई और ईरान के दरमियान में है और 40% ऑयल की ट्रेड इसके थ्रू होती है। ये आपको पता होना चाहिए। आबे हयात किसने लिखी? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। भाई आबे हयात, हयात पी के हम, आबे हयात पी के हम आजाद हो जाते हैं। तो आबे हयात किसने लिखी? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। रिवोक मतलब के कैंसल करना, रिवोक मतलब कैंसल करना। टैसिट
मतलब अंडरस्टैंड करना, और एम्पेरियल रिस्क में लेके आना। एम्पेरियल का मतलब सिनोनिम क्या है? रिस्क में लेके आना। तो ये तीनों चीजें आपको पता लग गई, और तमाम करंट अफेयर स्पेशली इलेक्शंस का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, ये आपको इंपॉर्टेंट पता लग गया। प्लीज इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। इतने लोग देखते हैं बट आप लोग एक लाइक का बटन प्रेस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।